हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जो 2025 का अभी अभी पेपर हुआ है ग्रुप डी के, वो सारे क्वेश्चन हमें यहाँ साइंस के करवा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो 3 सेकंड तक यह गिरता है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है त्वरण बराबर, जो यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे, हम बोल देते हैं त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो जीरो है। जब प्रारंभिक वेग जीरो होगा तो हम यानी तो हमारे पास त्वरण कितना है, त्वरण है 3, यानी त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम जब 3 जो समय दिया है, समय का हमें यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ आप कर सकते हैं, हमने सूत्र बता दिया है। जो त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी इक्वल में आ जाएगा आपका त्वरण। ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय बराबर होता है आपका त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? हमने देखा होगा कि इसका आंसर है गति की दिशा में प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात जो वेग होता है परिवर्तित होता रहता है। हमने देखा होगा कि जब हम एक रस्सी में पत्थर बांधते हैं और जब घुमाते हैं तो वो क्या है कि पत्थर हर बिंदु पर जाकर पत्थर की दिशा क्या होती है, बदलती है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे ये वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति में एक पत्थर है, यहाँ से हम यहाँ पर बांधते रस्सी घुमा रहे हैं, तो ये जो पत्थर घूम रहा है तो इसकी जो हर एक बिंदु पर, यानी कि हर एक बिंदु पर इसकी गति क्या होती है, परिवर्तित होती है। यह जो गति परिवर्तित होती है तो यहाँ पर क्या होता है, त्वरण जो होता है प्रारंभिक गति और अंतिम गति का क्या होता है, अंतर बटे जो उस समय जो परिवर्तन होने में जो समय लगता है उसको हम क्या करते हैं, भाग देते, तो हमें त्वरण मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर गति का कौन सा गुण है जो त्वरण को शून्य नहीं होने देता? उसका यही गुण है कि जो वृत्तीय गति पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, उस गति करने वाली वस्तु की क्या हो जाती है, जो त्वरण होता है यानी गति होती है, वो क्या होती है, बदलती जाती है। इसलिए त्वरण क्या होता है, शून्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो जो किया गया कार्य है बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो बल होता है, जब बल हम विस्थापन की दिशा में करते हैं, जब हम बल क्या करते हैं, बल विस्थापन की दिशा में कार्य करता है तो वो कार्य हो जाता है धनात्मक, और जब बल जो होता है विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो वो कार्य हो जाता है कैसे, ऋणात्मक। इसलिए इसका आंसर होगा किया गया कार्य जो बल की दिशा के आधार पर धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। यदि जो विस्थापन है जिस तरफ हम बल लगा रहे हैं उसी तरफ हो रहा है तो कार्य धनात्मक होगा, और यदि बल हम जिसे यानी कि बल की जो दिशा है उसके विपरीत यदि विस्थापन होता है तो वो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है। नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की जो ब्लेड है, अभी हमने एक वृत्तीय गति से संबंधित ऊपर क्वेश्चन भी किया है, तो नियत चाल के घूर्णन करती पंखे की जो ब्लेड है किसके समान है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है? आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो क्या करता है कि अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर खींचने से उसको क्या होता है कि जो उस गेंद में गति होती है और जो बल होता है वो समय के साथ क्या है, जब समय थोड़ा सा उस खिलाड़ी को हाथ को पीछे करने में जो समय मिलता है उसमें क्या होता है, जो गति होती है और जो बल होता है वस्तु का या गेंद का वो हो जाता है थोड़ा सा कम, तो वहां पर क्या होती है, उस खिलाड़ी को हाथ में चोट लगने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघट्ट समय बढ़ाने के लिए ताकि हाथों पर लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाए, उस गेंद का बल कम हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो या खिलाड़ी जो होते हैं कैच को पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 78.4 मीटर, एक मिनट,
एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो भूतल पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय जी 9.8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। ऊंचाई दी हुई तो इसका गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे हम यहाँ पर। गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है, तो यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे तो ये तो मान हो जाएगा शून्य। अब यहाँ पर 1/2 त्वरण कितना है, त्वरण है अपने पास 9.8 मीटर, 9.8 मीटर, और जो ऊंचाई दी हुई है अर्थात एस का मान है 78.4। हम जब 9.8 का इसमें भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8, और जब 1/2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी जब यहाँ से स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो करनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा टी बराबर 4 सेकंड। ठीक, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप सूत्र रख देना। सूत्र है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण होता है यू प्लस टी नहीं यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आप गति के दूसरे समीकरण को लगा करके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, अर्थात लगाया गया जो बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो ब्लॉक क्या करता है, हिलता नहीं है। अर्थात जब ब्लॉक हिलता नहीं है, जब हम ब्लॉक हिलता नहीं है मतलब यहाँ पर क्या संतुलित बल लग रहा है। संतुलित बल लगने का मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो जो उसमें लगने वाला घर्षण बल होता है वो हमेशा क्या होता है, किसी वस्तु को हम खिसकाना चाहते हैं तो जब हम खिसकाते हैं उस पर बल लगाते हैं तो जो धरती का जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल हमारे बल के, हमारे द्वारा लगाए गए बल के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक, इतनी सी बात समझना है कि जब घर्षण बल और किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को खिसकाने में लगाया हुआ बल जब आपस में बराबर होता है तो उस वस्तु में कोई मूवमेंट नहीं होता, अर्थात विस्थापन नहीं होता। जब विस्थापन नहीं होता तो हम कहते हैं कि हमने उस वस्तु पर संतुलित बल लगाया, क्योंकि उतना ही घर्षण बल लग रहा है, उतना ही हम उस वस्तु पर अपनी ओर से बल लगा रहे हैं। जब दोनों समान होते हैं बल तो वस्तु में मूवमेंट नहीं होता है, अर्थात जब मूवमेंट नहीं होता तो हम कहते हैं कि बल है जो संतुलित बल है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, फिर एक निश्चित बल पर जो ब्लॉक होता है फिसलना शुरू कर देता है। अब जब हम संतुलित बल से थोड़ा सा अधिक बल लगा देते हैं, मतलब जितना घर्षण बल है और उतना हम बल लगा रहे थे अभी, तब वस्तु खिसक नहीं रही थी। अब हमने क्या किया, घर्षण बल से अधिक बल लगा दिया तो क्या है कि वो वस्तु खिसक गई। तब इस स्थिति में कहा जाएगा कि जो अब वस्तु खिसक गई है उस पर हमने कौन सा बल लगाया, अब लगाया है असंतुलित बल, मतलब घर्षण बल से अधिक बल लगा दिया। ठीक, तो वस्तु क्या होगी, खिसक गई यहाँ पर। तीसरा है, अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा था तो वह स्थिर वेग से चल रहा था, मतलब अब यह है कि हमने असंतुलित जितना लगाया था उसी माप के आधार पर हम असंतुलित बल लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो असंतुलित बल हम एक समान लगा रहे हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, एक संतुलित बल के रूप में कार्य करने लगेगा। ठीक, यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन नंबर बी। पहले आ जाएगा संतुलित, फिर आ जाएगा असंतुलित, फिर आ जाएगा संतुलित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, m किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखा गया है, तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्थिति के आधार पर उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण और h पर। तो इसका जो सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्थितिज ऊर्जा का जो स्थिर ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो चंद्रमा पर कम होगा, किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। अर्थात हम जब कह सकते हैं, जब जैसे कि ये बाल्टी है, बाल्टी में हमने पानी रखा, जब हम बाल्टी में पानी रखते हैं तो जब हम पानी चाहे बाल्टी में रखें या गिलास में रखें तो जो पानी होता है, पानी क्या करता है, यदि हम गिलास में पानी को रखते हैं तो वह गिलास का आकार ले लेगा, यदि हम बाल्टी में पानी को रखते हैं वह बाल्टी का आकार ले लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जल होता है, जल का आकार तो अनिश्चित होता है,
आकार आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम उस जल को रखते हैं वो उसी का आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जल है, जल की आकृति को जल है किसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, साथ ही साथ उसका आयतन जो होता है आयतन निश्चित होता है। और एक बात और, ये जल है, जल उस बर्तन के सतह पर समान रूप से क्या करता है, एक बल या दाब लगाता है समान रूप से, ठीक है। जितना बल यहाँ लगाएगा उतना यहाँ लगाए, उतना यहाँ लगाए, उतना यहाँ लगाए, ठीक है। ये अर्थात जो जल है सभी दिशाओं में समान बल लगाता है जिस पात्र में वह रखा होता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों? क्योंकि जो बंदूक की प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। अर्थात जब जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो जो बंदूक है हमें क्या करती है, पीछे धक्का लगता है, ठीक है। जब जैसे बंदूक आगे निकलती है और हमें झटका लगता है शोल्डर में, तो यहाँ पर गति का तीसरा नियम कार्य करता है कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है। गति का तीसरा नियम क्या है? गति का तीसरा नियम है कि जब क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत भी प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, 5 सेकंड तक समान रूप से त्वरित होती है। इसका हमें कार का अंतिम वेग बताना है। तो हमने अभी देखा था, पहला ही क्वेश्चन था, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग, कौन सा वेग? अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, ऋण प्रारंभिक वेग बटे यहाँ पर आ जाएगा आपका समय। तो त्वरण कितना है? त्वरण है आपका 2, यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो जाता है 0, और तो अंतिम वेग को हम भी से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग से कोई यू से, तो यहाँ पर यू लिखेंगे, ये 0 है तो उसकी कोई मतलब नहीं है। समय कितना दिया है? समय है 5, तो यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। यहाँ पर ये सूत्र याद रखना है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। अगला क्वेश्चन देख लें। न्यूटन के क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का जो प्रथम नियम है, गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि जब तक हम कोई वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वह वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या लिखा है? कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? चीनी को जल में घोलना। अब जैसे चीनी है, चीनी को हम जल में घोलते तो क्या हमें दिखाई देती? नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो जल है, जल में जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो चीनी के जो कण होते हैं या परमाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उसमें समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चीनी को जल में घोलना, घोलकर हम यानी कि उपस्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि ठोस है, ठोस में जो कण होते हैं, ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास, यानी कि रिक्त स्थान ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, थोड़ा उससे अधिक होता है, ठोस से थोड़ा सा अधिक होता है रिक्त स्थान किसमें? द्रव में। और सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में किसमें? वायु में सबसे अधिक होता है, क्योंकि वायु के कण जो होते हैं दूर दूर तक फैले होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को ठहराता है? अब एक कहा जाएगा कि जैसे इतनी बड़ी यही गेंद है, ये है पत्थर की गेंद, ठीक, फुटबॉल है, और ये वाली फुटबॉल है आपकी जो रबड़ की होती है वही वाली फुटबॉल, लेदर की। यदि हम इसमें किक मारेंगे तो क्या है, जो इसका लेदर वाली फुटबॉल का द्रव्यमान है पत्थर वाली फुटबॉल की द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, क्या रहेगा? कम रहेगा। अब जब इसका द्रव्यमान अधिक है पत्थर वाली का और लेदर वाली फुटबॉल का द्रव्यमान कम है, तो क्या है, जब द्रव्यमान कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका जड़त्व भी कम होगा। अब जिसका जड़त्व अधिक होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा। अब जब पत्थर में हम चोट मारेंगे या किक करेंगे तो पत्थर का तो द्रव्यमान अधिक है, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? चोट लगेगी। परंतु हमें वही लेदर की फुटबॉल में जब हम चोट मारेंगे तो क्या होगा? वहां पर हमें आसानी से वह फुटबॉल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पत्थर का जो द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक इसका जड़त्व भी क्या होता है? अधिक होता है। यह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। अधिक प्रतिरोध कौन करता है? जिसका द्रव्यमान या जड़त्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सीधी सी बात यह है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा
उस वस्तु उसका गुरुत्वीय त्वरण भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वीय बल। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्थितिज ऊर्जा के एक उदाहरण बताना। स्थितिज ऊर्जा जैसे कि एक मेज पर रखी किताबें क्या है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब उसकी स्थिति के अनुसार जो उसमें संचित ऊर्जा है वही क्या हो गई, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे एक बहती हुई नदी, एक चलती ट्रेन, एक लुढ़कती गेंद, इनमें क्या है गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का हमने अभी सूत्र देख लिया था, क्या होता है mgh, जबकि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक, ये एम है, एम बी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का यदि वेग हम 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो यहाँ पर वर्ग के अनुसार काम करता है ना वेग, जैसे जैसे वर्ग के समानुपाती होता जाता है वेग यदि बढ़ता जाता है तो। ठीक, हाँ, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, गति का समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र कौन सा है। जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग से स्वतंत्र कौन सा है, यही है, क्योंकि इसमें तो अंतिम वेग दिख रहा है। अंतिम वेग क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर गति का प्रथम नियम है, और जब गति का प्रथम नियम है, गति के प्रथम नियम हमें क्या बताता है, यह बताता है वेग और समय को बताता है। गति का पहला समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut मतलब प्रारंभिक वेग गुणित त्वरण है, धन 1/2 धन त्वरण गुणित समय का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो हम गति के दूसरे समीकरण है, तो गति का जो दूसरा समीकरण हमें क्या बताता है, स्थिति को बताता है उस वस्तु की, और साथ ही साथ हमें बताता है किसके बारे में, समय के बारे में। कौन सा, गति का दूसरा समीकरण। और गति के तीसरा समीकरण क्या बताता है, वेग और विस्थापन को यह बताता है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वेग भी है और अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग है, इन दोनों का स्क्वायर है बराबर में 2as 2 यानी कि 2 गुणित त्वरण गुणित विस्थापन यहाँ पर। अर्थात हम कह सकते हैं गति का जो अंतिम वेग को स्वतंत्र रूप से क्या करता है, स्वतंत्र है, अंतिम वेग से स्वतंत्र गति का समीकरण वो कौन सा है, यहाँ पर सेकंड नंबर का। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, जब क्या होता है, जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। जैसे कि यहाँ पर ए रहा पेंडुलम, अब पेंडुलम जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसकी यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा पेंडुलम क्या दिखोगी, यहाँ से जैसे जैसे पेंडुलम ऊपर की ओर जाएगा अर्थात चरम बिंदु तक जाएगा, जहाँ तक वह पहुँचता है तो वहाँ पर जाएगा जैसे जैसे, तो इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा कमती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा होगी इस बिंदु पर, सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होगी इस बिंदु पर। यहाँ पर होगी कि गतिज ऊर्जा अधिक और यहाँ पर होगी स्थितिज ऊर्जा कम। अर्थात यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, जब कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है। क्यों, क्योंकि इसका जड़त्व क्या होता है, कम होता है। किसका, गोली का जड़त्व कम होता है, इसलिए यह क्या करती है, किसी भी लक्ष्य को अधिक गहराई तक क्या करती है, भेदती है। अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा हो तो उस पर एक अनुभव कार्य करता है। और जैसे कि ये बाल्टी है, बाल्टी में हमें यहाँ ये जल भरा है, ऊपर से हम इसमें लोटा से पानी निकालते हैं। जैसे हम लोटा इसमें डालते हैं तो लोटे के द्वारा जितना बल लगाया जाता है और उतना ही बल लगता है उस द्रव के द्वारा। तो जब द्रव के द्वारा जो बल लगता है, हम दोनों के बीच में लोटा जब जैसे नीचे आता है तो इसके द्वारा जो जल विस्थापित होता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहा जाए तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव भार के बराबर ऊपर की ओर क्या एक बल लगाता है। जितने यदि नीचे जो उत्प्लावक बल है यदि किसी वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाले बल से क्या है, कम है, तो क्या होता है कि ये वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावक बल उस वस्तु के बल से क्या है, अधिक है, तो क्या है, वस्तु तैरती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे कि एक खड़ी ट्रक को F बल से धक्का देता है, तब वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु का जो स्थैतिक घर्षण बल अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है, पास्कल से। अर्थात भार को मापने के लिए हम न्यूटन का प्रयोग करते हैं और दाब को मापने के लिए हम पास्कल का उपयोग करते हैं। ठीक, इतना से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात है, किसी बल द्वारा किया गया धनात्मक कार्य तब कहा जाता है जब बल एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। अर्थात जब बल है विस्थापन की दिशा में कार्य करे तब कहा जाता है कि बल क्या है, धनात्मक कार्य करता। हमने ये क्वेश्चन अभी देख लिया है इसके पहले भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किसी प्रारंभिक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो होती है वह न्यूनतम दूरी होती है जो अंतिम किसी वस्तु की, जैसे ए है प्रारंभिक बिंदु, ए है अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यहाँ से जैसे ए बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी, ए विस्थापन नहीं कहलाएगा, विस्थापन ए कहलाएगा। ए क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी दूरी, विस्थापन कहलाएगी न्यूनतम जो न्यूनतम दूरी होती है वो होता है विस्थापन, और जबकि जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है क्या, दूरी ही कहलाती है। ठीक, यानी विस्थापन को कैसे निकालते हैं, विस्थापन को निकालते हैं वेग गुणित समय से। किससे, वेग गुणित समय से। और जबकि दूरी निकालते हैं चाल गुणित समय से। यहाँ पर एक डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दाब डालता है पात्र की सभी समान दिशाओं में। हमने अभी ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एक समान गति की बात करें, एक समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत है। हाँ, कौन सा कथन गलत है, गति समय के साथ बार बार बदलती, ये गलत है, क्योंकि जब एक समान गति उसने पहले ही कह दिया तो बदलने का नाम ही नहीं होता है। जब गति एक समान होती है तो इसमें त्वरण क्या होता है, त्वरण शून्य होता है, वेग अपरिवर्तित होता है तथा पिंड समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। एक समान गति के ये लक्षण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ एक मशीन है जो टी सेकंड में डब्लू कार्य करती है। मशीन की शक्ति जो पी है वाट का सही रूप क्या है। अर्थात हम कह सकते हैं शक्ति पी बराबर डब्लू बटे टी होता है। क्या होता है, टी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी बराबर पावर इक्वल टू डब्लू बाय टी। अर्थात कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका गया वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम 10 मीटर प्रति सेकंड के गुरुत्वीय त्वरण से उस वस्तु को फेंके जाने पर प्रारंभिक चाल क्या होगी। हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, तो इसका हम सूत्र लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लेना और उसमें सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जगह कम है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगेगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। एच का मान दिया हुआ है कितना है, 20 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10 है, और 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 10 40 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा, क्योंकि 10 ये मान है तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम वेग दिया है 0, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, और यू स्क्वायर जो अंतिम वेग है यहाँ पर जाएगा तो करणी के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ से 5 सेकंड में विराम अवस्था में कार्य करता है, ब्लॉक की अंतिम चाल बताना है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बल का सूत्र, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है 20, तो 20 में हम 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमें त्वरण की प्राप्ति होगी, त्वरण हो जाएगा 5, और जब 5 त्वरण हो जाएगा तो ये अंतिम वेग कितना है 5 सेकंड में। तो वेग बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे समय, तो समय का गुणा सीधा इस त्वरण में हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो इसका जो अंतिम वेग होगा वो होगा क्या, 25 मीटर प्रति सेकंड। आज हम क्लास को करते हैं यहीं समाप्त, कल से हम 2-2 शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आप सजेशन देना चाहें